गुड इवनिंग क्लास। तो अब तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उन 2 लेक्चर से कम इतना सीख चुके हैं कि कोई भी अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके हम रूट्स निकाल पाएंगे और उसका नेचर बता पाएंगे कि वो रूट्स इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। ठीक है, इतना हम आराम से कर सकते हैं जितना कि हम लोगों ने पिछली 2 क्लास में पढ़ा है। आज इस तीसरी क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और रूट्स निकाल रहे थे, अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। इससे पहले 9th में हम लोगों ने और 8th में ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रा की होगी, सबको आती होगी। 10th वाले सारे बच्चे उनको आता होगा कि ग्राफ पेपर पे लाइन बनाना। लाइन बनाने के लिए बिल्कुल आसान सा होता था, 2 आप पॉइंट निकाल लेते थे और लाइन बना लेते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा लाइन वाला आप इंट्रोडक्शन देख लो। देखो बेटा, एक आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 5 = 0। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है, आपका x की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो -5/2 है ना। x की वैल्यू -5/2, क्योंकि लीनियर इक्वेशन था इसलिए x की वैल्यू 1 ही आई है और x की जो वैल्यू आई है -5/2, ओरिजिन से आप उतनी ही डिस्टेंस पे एक लाइन बना दोगे y एक्सिस के पैरेलल। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, ओरिजिन से 2.5 की डिस्टेंस पे वो भी माइनस आपकी लाइन बनी हुई है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अगर लीनियर इक्वेशन इस टाइप का है तो आप सिंपल x की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू जो भी आ रही है उतने ही डिस्टेंस पे आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसमें आप देखो क्या हो रहा है, जो लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, जो x की वैल्यू आई है वही क्या है, वही आपका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कट कर रहा है वो है। ठीक है, x की वैल्यू -5/2 आई है तो ये वाली डिस्टेंस ही आपकी -5/2 है। मतलब जो x का रूट आ रहा था, x की वैल्यू आ रही थी, वही क्या होती है, x एक्सिस पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, जो आपकी x की वैल्यू आई वो x एक्सिस पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट है ना। इसमें क्या था, = 0 दे रखा था, सीधे सीधे आप x की वैल्यू निकाल लिए थे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इस वाले केस में = 0 की जगह क्या किया है, y कर दिया है। ठीक है, जैसे ही y कर दिया, क्या ये बन गया, आपका फंक्शन बन गया है ना। अब x की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे उस पर y की कुछ वैल्यू आएगी, फिर से x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी। 10th में इस टाइप के इक्वेशन का हम लोग लाइन बनाना बहुत अच्छे से सीखे हैं, 9th में। ठीक है, 8th में भी सारे बच्चे लगभग बना लेते होंगे। हम लोग क्या करते थे, कुछ इस टाइप से टेबल बनाया करते थे और इसमें ऊपर x लेते थे, नीचे y लेते थे और x की वैल्यू कुछ एक बार लेते थे और देखते थे y की क्या आ रही है। जैसे कि आप x की वैल्यू क्या ले लो 0, अगर x की वैल्यू आप 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 है ना। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, आपके पास एक ये पॉइंट है 0,5, एक ये पॉइंट है 1,7। ये दोनों पॉइंट आप ग्राफ पे बनाओगे और फिर स्केल उठाओगे, दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ठीक बच्चे, ये आपके पॉइंट सही निकले हुए हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू 1 अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 और 2 7 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लाइन बना लेते थे। लाइन में क्या हो रहा था, लीनियर इक्वेशन में x की कोई एक वैल्यू आ रही थी और वही आपका x एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट होता था। अगर वो माइनस में वैल्यू आई है तो आपका निगेटिव की तरफ लाइन आती थी, अगर आपका पॉजिटिव आया है तो प्लस की तरफ लाइन आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लाइन बना लेते थे, लाइन बनाना सबको पता था। अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है उसको हम लोग इसी ग्राफ पे कैसे बनता है वो देखेंगे। किसी भी ग्राफ को बनाने के क्या तरीका होता है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन आपकी लिखी थी, x की कुछ वैल्यू ली, y की उस पर निकाली, फिर से x की कुछ वैल्यू ली, y की निकाली। लाइन के लिए मैक्सिमम 2 पॉइंट हो अगर आपके पास, आराम से लाइन बना सकते हो, 2 पॉइंट पे स्केल रख दो है ना।
अगर कोई कर्व होगा तब आपको क्या चाहिए, बहुत सारे पॉइंट चाहिए। वैसे निकालने के लिए इसमें भी, लाइन के लिए भी, अगर आप कोई दूसरा एक और पॉइंट निकालो, x की वैल्यू 2 पे अगर y की वैल्यू निकालो तो वो भी इसी पर कहीं होगी, सेटिस्फाई करेगी। जो भी आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, वो लाइन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना। लेकिन लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट हमने निकाल लिए और वो आ गया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे ये आपका एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं और x की वैल्यू इससे हमने क्या निकाला था, -3 निकाला था, -2 निकाला था। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना जरा, x की वैल्यू -5/2 आई थी तो -5/2 पे हमने लाइन बना दिया था। यहाँ पे x की वैल्यू -3 भी आ रही है, -2 भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, वही काम जो हम यहाँ किए हैं, x की वैल्यू -5/2 पे हमने एक लाइन बना दी है, ऐसे ही x की वैल्यू -3 पे, तो -3 यहाँ आ रहा है, ग्राफ आप अपना देखो तो -3 पे हमने देखो एक लाइन बना दी है, ठीक है। ऐसे ही x की दूसरी वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 यहाँ पे है, यहाँ पे हमने एक लाइन बना दी है। ये आपकी दोनों लाइन क्या है, x = -3 और -2। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इससे जो हमने x की वैल्यू निकाली वो हमने ग्राफ पे बना दिया। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट करके 0 की जगह y कर दें, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन पूरा चैप्टर वैसे 11th में है, आप पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको पता चलेगा फंक्शन क्या होता है। हमने यहाँ पे 0 हटा के y कर दिया है, अब ये आपका पूरा फंक्शन बन चुका है जिसमें x और y दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था इस वाले में कि x की वैल्यू कुछ रखते थे, y की आती थी, फिर से x की वैल्यू कुछ तो y की आती थी। लीनियर था इसलिए 2 हमने निकाला था। ये आपका लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ आप रखो, y की इसमें फिर से आएगी, फिर से x की वैल्यू कुछ रखो, y की आएगी, फिर से x की वैल्यू कुछ रखो, y की आएगी, फिर से x की कुछ वैल्यू रखो और y की आएगी। ये इनफाइनाइट तक करते जाओ तो आपके इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। वो सारे के सारे पॉइंट आप ग्राफ पेपर पे बनाते जाओ। तो वो जब ग्राफ पे हमने वो सारे पॉइंट बनाए तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से आ रहे थे, जो ये आपका फिगर बना हुआ है पैराबोला, है ना। तो हमें पता चल गया कि जो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसको अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से पैराबोला आता है ना। दूसरी चीज़ आप ये भी देख रहे होंगे, इसके रूट्स क्या थे, -3 और -2, मतलब x की वैल्यू -3 और -2 आ रहा था, है ना। वही वाला लिखा हुआ है आपका, x की वैल्यू -3 और -2, अगर इसके रूट्स निकाले जाएं होगा, है ना। y0 पे आप देखो जो पैराबोला है वो कहाँ कट कर रहा, -3 और -2 पर ही। तो एक चीज़ और हमको पता चली कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे और रूट निकाल रहे थे, वो रूट क्या होते हैं, मतलब पैराबोला x एक्सिस को उन्हीं पॉइंट पे कट करता है ना। ये दोनों रूट क्या हैं, x एक्सिस पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट पैराबोला के थ्रू। बात समझ गए, यहाँ पे वही चीज़ है और आप पैराबोला देखो तो x और x एक्सिस पे वही दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट पे y क्या है आपका, 0 है ना। तो y अगर 0 इन दोनों पे पॉइंट पे रखोगे तो यही वाला तो बन जाएगा और तभी तो ये रूट आएंगे। तो इस पॉइंट पे भी आपका y0 है, y0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, और इस पॉइंट पे भी आपका y0 है, y0 पुट करोगे तो x की वैल्यू ये आएगी। ये आपके रूट हैं। ये इस तरीके से आपका पैराबोला बन गया, ठीक है। तो ये क्या तरीका था कि x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएंगी, इनफाइनाइट x की वैल्यू 1000 2000 x की वैल्यू निकालो, उस पे y की वैल्यू आएंगी और वो सारे के सारे पॉइंट आप बनाते जाओ, पैराबोला बन जाएगा। लेकिन ये इतना मुश्किल काम कौन कर पाता कि x की वैल्यू रखते जाओ, उस पर y, फिर x की वैल्यू, फिर y, फिर x की वैल्यू कुछ रख के y की वैल्यू निकालो, इतने सारे पॉइंट कौन निकालता है। लाइन में तो आसान था, 2 पॉइंट हम निकाल लेते थे, लाइन बना लेते थे। यहाँ वो चीज़ हो नहीं रही थी, यहाँ 2 पॉइंट से तो बनने वाला था नहीं, है ना। यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट आपको x निकालने पड़ते, उसके ऊपर y निकालना पड़ता और तब आपको पता चलता क्या बनता। तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा आसान तरीका निकाला। देखो आप ये देखो, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो ये चीज़ हमने एक ग्राफ बनाया है इस चीज़ का, और जो इसके रूट्स आ रहे थे वो रूट्स आपके पैराबोला उन दोनों पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप क्या कहोगे कि सर आपने कुछ और भी क्वेश्चन करवाए थे और उसमें क्या हो रहा था, जो क्वेश्चन थे उसमें कई बार क्या होता था, रूट्स क्या आते थे, इक्वल। तो अगर इक्वल आएंगे तब 2 पॉइंट पे कैसे कट करेगा।
या फिर और कुछ क्वेश्चन थे उसमें क्या हो रहा था, रूट आ रहे थे इमेजिनरी। तो अगर इमेजिनरी रूट है तब क्या होगा, है ना, तब कैसे कट करेगा, क्योंकि कट किस पे करता है, जो आपके रूट हों, और रूट इमेजिनरी है तब क्या होगा, या फिर इक्वल है तब कैसे कट करेगा, क्या होगा। तो उसके लिए देखो आप कब क्या होगा। रूट आपके किस पे डिपेंड कर रहे थे, इस चीज़ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, कि इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या जो भी होगा। मतलब इसको हम लोग किससे डिनोट किए थे कल, डी, है ना। और ये डी जब आपका पॉजिटिव था तो हमने क्या कहा था कि रूट क्या होंगे, रूट बेटा जब पॉजिटिव होगा तो क्या होंगे, दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, मतलब दो रूट हुए, तो दो रूट हुए तो आप क्या कहोगे, अनइक्वल। ठीक है बच्चे। दूसरा क्या था कि अगर डी की वैल्यू आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाती है, तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, मतलब रूट क्या आएंगे, इक्वल। तीसरा हमने क्या बताया था, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव रहती है, लेस देन 0 है, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस होगा और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो रूट क्या आएंगे, ठीक है। तो जब अनइक्वल होंगे मतलब एक्स की दो वैल्यू आएंगी, दो रूट होंगे, तो आप देखो ग्राफ कैसे बना हुआ है। ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक आपकी एक्स की वैल्यू ये वाली हो गई और एक आपकी एक्स की वैल्यू ये वाली हो गई। बात समझे, एक ये एक्स की वैल्यू, एक ये एक्स की वैल्यू। जब आपके दो अलग अलग रूट होंगे अनइक्वल वाली कंडीशन होगी, और जब आपके रूट इक्वल होते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, उसमें एक्स रूट क्या आए थे, दोनों इक्वल आए थे। तब क्या होगा, ये वाला पैराबोला जो आपका बन रहा है ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। जब टच कर रहा है तो अब देखो एक्स की वैल्यू क्या एक ही तो है, वही जो एक रूट आया था वही ये वैल्यू हो गई, है ना। यही तो रूट होता है जहाँ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे। तीसरा क्या था, इमेजिनरी रूट। तो आपको पता है इमेजिनरी में क्या होगा, पैराबोला थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक्स एक्सिस को कहीं पर कट ही नहीं करेगा, तब क्या होगा, इमेजिनरी रूट, है ना। तो आप ग्राफ देख के बता पाओगे कि कब किसके कैसे रूट्स होंगे। अगर पैराबोला कट नहीं कर रहा है, कहीं पर टच भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू एक ही है, एक ही जगह टच कर रहा है, तो x की वैल्यू एक, मतलब रूट्स क्या है, इक्वल। यहाँ पे x की दो वैल्यू हैं, इसका मतलब रूट्स क्या हुए, अनइक्वल। ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि सर ये ठीक है, अनइक्वल रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, जो भी रहेंगे, हम इस तरीके से दो जगह कट करते हुए बना लेंगे ग्राफ। लेकिन ये बनाएंगे कहाँ, बात ये भी तो है, किसी बच्चे ने यहाँ बनाया है और किसी बच्चे ने इस साइड में इस तरीके से बना दिया है ना, ये भी तो पॉसिबल है। किसी ने क्या किया है, इस तरीके से बना दिया है, ये दो जगह कट कर रहा है कि नहीं, नीचे की तरफ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। और इस वाले में आप कहोगे इक्वल है, चलो एक ही रूट है, लेकिन तब भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो एक ही जगह टच कर रहा है। इस वाले में भी वही चीज़ होगी, ऊपर की तरफ या नीचे, डाउनवर्ड अपवर्ड, है ना। जो ऊपर की तरफ बने हैं ये वाला जैसे है, या फिर ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड, है ना, अपवर्ड बना सकते हैं या फिर डाउनवर्ड बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे आपके दिमाग में ज़रूर आएंगी। ये वाला है जैसे, है ना, आप कहोगे इस तरीके से भी तो बन सकता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना, डाउनवर्ड बन गया। तो ये कैसे हम लोग फिक्स करेंगे कि कैसे बनेगा, अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, क्या होगा, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने क्या जाना कि रूट्स जिस तरीके से इक्वल या अनइक्वल या इमेजिनरी होंगे, उस तरीके से ग्राफ क्या करेगा, एक जगह टच करेगा या दो जगह टच करेगा या फिर नहीं टच करेगा, ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या ग्राफ बनेगा उसको देखो ज़रा। हम लोगों के पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ये होती है इस टाइप से, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बस ए बी सी की वैल्यू कुछ होंगे। तो जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, कुछ भी हो, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो, कैसी भी हो, आप
बिल्कुल एग्जैक्ट सही वाला बनाने के लिए ग्राफ क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि a की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है या फिर a की वैल्यू 0 से लेस है। सबसे पहले आप ये देखोगे। अब ये बहुत आराम से देख सकते हो, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी हो वो सारा कुछ a होता है। अब वो जो लिखा होगा आप देखोगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। 0 के इक्वल तो होगा नहीं क्योंकि तब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, इसीलिए साथ में लिखा हुआ भी है ना। तो अगर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है मतलब a ग्रेटर है, तो आप क्या कहोगे कि जो पैराबोला अब इसका बनेगा वो क्या कौन सा होगा, अपवर्ड, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि a क्या है, लेस है 0 से, तो आप क्या कहोगे, डाउनवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे फट से a देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब ये चीज़ तो सही है, चलो अपवर्ड बनाएंगे या डाउनवर्ड। जैसे अपने पास एक कोई एग्जाम इस तरीके से ग्राफ है और हमें इसको देख के ये पता चल गया कि ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, ए हमने देखा। तो अब बच्चा कह रहा ठीक है, अगर हमको पता चल गया ये पॉजिटिव अपवर्ड बनेगा तो चलो हम क्या कर रहे हैं, या ये वाला अपवर्ड बना दे रहे हैं, ये अपवर्ड है। दूसरा बच्चा क्या कहेगा, नहीं सर हम तो यहाँ पास से ये ऐसे बना रहे हैं, ये भी तो अपवर्ड है। तीसरा बच्चा कहेगा नहीं सर हम तो यहाँ से बना रहे हैं, ये भी तो अपवर्ड है। कोई दूसरा और बच्चा आएगा क्या बोलेगा, सर ये भी अपवर्ड है ना। तो इतने सारे, तो बिल्कुल सही जगह क्या होगी, कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए हमें पता हो ये वाला पॉइंट। अगर ये पॉइंट जिसको हम लोग वी वर्टेक्स बोलते हैं, अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से बना देंगे, बस काम खत्म, है ना। अभी तक ए से क्या पता चला है कि वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड है ना। अब ये पॉइंट पता करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, देखो तो अपवर्ड आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसका ये वाला पॉइंट आप V बोलते हो वर्टेक्स। अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और जिसका ये पॉइंट भी आप V ही बोलते हो, ठीक है। इस V का अगर पॉइंट, अगर कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाए तो आप ग्राफ पेपर पे तुरंत वो पॉइंट बनाओगे और फिर उस पॉइंट से अपवर्ड या डाउनवर्ड ग्राफ बना दोगे, है ना। तो ये V क्या होता है, ये देखो, ये V का आप सीधे सीधे फार्मूला याद रखो, -b/2a और क्या 4ac -b²/4a। ये चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, दोनों के लिए V क्या होगा, ये होगा, है ना। ये चीज आपकी क्या लिखी है, 4ac -b² -d, है ना, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती थी, b² -4ac, है ना, b² -4ac। तो अगर इसमें माइनस लगा दो तो वही d बन जाएगा कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या है, d। तो कुछ जगह कुछ फार्मूले में क्या लिखा होता है, -d/4a कुछ लिख देते हैं, है ना। बाकी ये तो -b/2a, है ना। a b c ये तो आपको पता ही है क्या है ना। तो आप क्या करोगे, वर्टेक्स निकाल लोगे, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो ये पॉइंट पता चल जाएगा, और ए से आपको ये पता चल जाएगा कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और वो पैराबोला फट से आपका बन जाएगा ग्राफ पे, है ना। अब V ये पॉइंट कैसे आया है, अगर आपको ये जानना है तो वो आपके सिलेबस से वैसे तो बाहर है। क्या करोगे, इसको आप 11th में और 12th में पढ़ोगे कैलकुलस, है ना। वहाँ से अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो y को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, dy dx आप निकाल लो, तो आपकी ये फार्मूला आ जाएगा, है ना। dy dx निकाल के उसको 0 करोगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसी में पुट कर दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रूफ आपसे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलस अभी आप बिल्कुल नहीं जानते हो, ठीक है। तो अब हमें लगता है आप कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका ग्राफ बना ले जाओगे आराम से, है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये देखो, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ सॉल्व क्या करना है, x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है। ये
इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि आप देखो ए क्या है बेटा, ए इसमें पॉजिटिव है कि नहीं बेटा, है ना। ए की जगह 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने देखा पॉजिटिव, इसका मतलब आप क्या कहोगे कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। चलो एक चीज पता चल गया कि अपवर्ड ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा। दूसरा क्या है कि हमको पॉइंट पता हो, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का फार्मूला हमने क्या बताया, -b/2a 4ac माइनस b²/4a। जरा इसमें वैल्यू पुट करो। माइनस b की जगह आप क्या डालोगे 4, 2 इंटू a की जगह आप वहां से क्या डालोगे 1, ये आपका 4, a की जगह 1 डालोगे, c की जगह 5 डालोगे, माइनस b² करोगे तो 4 का स्क्वायर अपान 4, a की जगह आप 1 डालोगे और इसको सॉल्व करोगे, कितना आ रहा है बच्चे, ये देखो -2 और दूसरा क्या आएगा 1 बेटा, देखो एक बार, ठीक है। तो -2 और 1। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अपवर्ड बनेगा और हमारा वर्टेक्स है -2 और 1। तो -2 और 1 ग्राफ पे हम ढूंढते हैं कहाँ है। तो देखो -2 और 1 ये पॉइंट है कि नहीं है, है ना। इधर से आए पहले -2 ये वाली डिस्टेंस हम चले और उसके बाद ये वाली डिस्टेंस हम चले 1 और ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से हमने सीधा पैराबोला बना दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। फटाफट केवल आपको 2 चीज़ देखनी है, ए देखना है और उसके बाद वी देखना है और ग्राफ बना देना है ना, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये देखो, इसका ग्राफ बनाना है, क्या करोगे, सबसे पहला काम ए देखोगे क्या है इसमें, बताओ जरा ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए क्या होता है x² का, बच्चे x होता है ए होता है x² का फैक्टर, कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट क्या है -1। यहाँ पे देखो इसमें क्या किया गया, x² वाला टर्म बाद में लिखा है, x वाला टर्म पहले लिख दिया है, कांस्टेंट देखो बीच में डाल दिया है, सारे टर्म इधर उधर कर दिए हैं। लेकिन ABC थोड़ी ना चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ देखो a क्या है, ये वाला आपका है यहाँ पे, और ये वाला क्या है, ये C है आपका, और ये वाला क्या है, ये B है, ठीक है। तो अब देखो A आपका क्या दे रखा है, निगेटिव, और जब निगेटिव दे रखा है तो आप कहोगे हमारा पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड। चलो ठीक, इतना हमें पता चल गया। दूसरा अब हम क्या करें, पॉइंट निकाल लें, वर्टेक्स। तो जरा वर्टेक्स निकालो बेटा। फार्मूला आपको पता है -b/2a 4ac माइनस b²/4a। फटाफट इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ बच्चे। -b की जगह आप क्या डालोगे 6, 2 इंटू a की जगह आप क्या डालोगे -1, और ये 4, a की जगह आप -1 और c की जगह आप -9 माइनस b² 36 अपान 4 इंटू a की जगह आप -1। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बच्चा, वर्टेक्स कितना आ रहा है, -3 बेटा, और इसकी वैल्यू 0 बच्चे, 36 - 36 0 तो बचेगा। तो क्या आया, वर्टेक्स आया 3,0। तो हम लोग क्या करेंगे, 3,0 ग्राफ पे देखेंगे कहाँ है, देखो जरा, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से आप क्या चलोगे, 3 डिस्टेंस यहाँ है और 0 मतलब y पे कुछ चलना ही नहीं है। तो आपका ये हो गया पॉइंट क्या, V। अब ये पॉइंट पे हमने पेन रखा और देखा a क्या है, निगेटिव मतलब डाउनवर्ड। तो सीधा हमने क्या किया, इस तरीके से देखो ये बना दिया, ये बन गया अपना पैराबोला, ठीक है। तुरंत V निकालोगे और V पे पेन रखोगे और फिर देखोगे a क्या है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ और अगर निगेटिव है तो नीचे की तरफ, बस बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। ये देखो, इसमें थोड़ा सा और बदल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। देखो इसमें आपका a क्या है, यहीं पे देख लो, a क्या है 1, b क्या है 0, क्योंकि b वाला टर्म नहीं है इसका मतलब 0 होगा, ठीक है बेटा।
सी क्या है 0, क्योंकि सी वाला भी नहीं है, इसका मतलब सी क्या होगा 0, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं है इसका मतलब वो 0 है ना। अगर कोफिशिएंट जब नहीं होता है तो वो क्या होता है 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप किसी के 1 रख सकते हो। लेकिन ये चीज़ें बी और सी इस वाले में क्या है, ये 0 है, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे ए क्या है, तो ए आप देखो क्या है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका बनेगा अपवर्ड, ठीक है। तो एक चीज़ पता चल गई अपवर्ड। उसके बाद आप निकालोगे वी क्या होता है -b/2a 4ac -b² 4a, और इसमें वैल्यू फटाफट आप पुट कर दो ए बी सी की, तो क्या आ जाएगा बेटा 0,0, क्योंकि बी और सी, यहाँ बी आप 0 पुट करोगे ये पूरा 0 कर देगा, और बी और सी इसमें भी आप पुट करोगे तो ये पूरा 0 कर देगा, क्योंकि ये वाला बी है ये वाला सी है, दोनों टर्म ऊपर 0 हो जाएंगे, नीचे फिर कुछ भी हो तो 0,0। देखो आपको वर्टेक्स पता चल गया 0,0, तुरंत ग्राफ पे आओगे और देखोगे वर्टेक्स 0,0 कहाँ है, ये देखो 0,0 मिला। इस पे आप पेन रखोगे और देखोगे ए की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, तो सीधा हमने ऊपर की तरफ ये देखो बना दिया, ये देखो बन गया ग्राफ, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। y = -x², ए की वैल्यू आपकी कितनी है -1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0। सेम वही है, बस माइनस लग गया इसलिए ए माइनस हो गया, और जैसे ही आपका ए माइनस हुआ आप तुरंत बोलोगे आप डाउनवर्ड, ठीक है। और वर्टेक्स आप निकालोगे, सीधे वर्टेक्स आएगा 0,0, तुरंत आप 0,0 ग्राफ पे देखोगे, ये अच्छा यहाँ पे बन रहा है, तुरंत यहाँ पेन रखोगे और नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये आप पैराबोला बना दोगे, बन गया, ठीक है। तो अब हमें लगता है इतना जानने के बाद कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा होगा और आप फटाक से उसका ग्राफ बना दोगे, लाइन से भी ज़्यादा आसान है। हाँ बच्चे कुछ कह रहे हो आप? ओके, ठीक है। तो लाइन से भी ज़्यादा आसान है, सिर्फ आप देखो ए क्या है और उसके बाद वर्टेक्स निकाल लो एक पॉइंट, और पेन उठाओ फटाफट, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, काम खत्म, बस इतना करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें क्या लिखा हुआ देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये इसको कुछ लोग इक्वल टू क्या बोलते हैं एफ एक्स का मतलब क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स। हमने बोला ना कि इज इक्वल टू वाई कर दोगे तो ये हो जाएगा फंक्शन, है ना। वाई इज इक्वल टू ये लिखा है, ये है फंक्शन, और फंक्शन को इसका मतलब एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स भी अगर कहीं पर लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एफ एक्स का मतलब जान जाना कि ये वाई है ना। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी वैल्यू पूछ सकता है ना। बच्चे क्या हुआ, ठीक बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आपका दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा, और वो पूछेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ। आप क्या करोगे, वही काम जो अब तक करते आए हो, ग्राफ बनाओगे, ठीक है। देखोगे इसमें ए क्या है आपका, देखो जरा 1 है, बी क्या है आपका 4 है, सी क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो जैसे ही देखोगे ए आपका पॉजिटिव है और आप बोलोगे कि अपवर्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप v की वैल्यू निकालोगे, फार्मूला आपको पता है v क्या होता है, और v की वैल्यू से फार्मूले में पुट करके ABC, तो v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, कैलकुलेट करके बताओ जरा फार्मूले में पुट करके बेटा, फार्मूले में पुट करके y की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन के लिए। बच्चे गाने नहीं गाने हैं, देखो v क्या आएगा, आप फार्मूले पुट करोगे -2 आएगा और 1 आएगा। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही v आया आपने ग्राफ बना दिया, अपवर्ड बना दिया। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम बोला, इसका मतलब क्या y मिनिमम, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू ये है या फिर एफ एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना पूछ रहा है। ये देखो ये मिनिमम, y मिनिमम आपको निकालना है ना। y की मिनिमम वैल्यू आप क्या आप करोगे, ग्राफ में देखोगे, है ना। तो y आप देखो क्या, y एक्सिस ये वाला है ना। तो इस पे देखो आ गए आप कि y की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे पड़ रही है, ये वाली लाइन देखो आप, ये 1, ठीक है बेटा। 1 के ऊपर क्या है 2 3 4, ये सब क्या होगी, अगर हम 2 लें या 3 लें
तो आपकी वैल्यू क्या होगी, बच्चे अगर आपको लेक्चर फास्ट लग रहा है तो वीडियो की लिंक आएगी, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है बेटा। देखो y की वैल्यू अगर आप 1 से ज़्यादा कुछ भी लेते हो तब तो वो मिनिमम नहीं रहेगी। y की वैल्यू आपको कौन सी रेंज में, ये जितनी यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर तो सारी y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ही, कहीं तक चले जाओ, क्योंकि ये पैराबोला ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। नीचे क्या होगा, y से कम अगर आप कोई वैल्यू लोगे तो वहाँ तो पैराबोला है ही नहीं, मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेटिस्फाई तो वही करेगी जहाँ से आपका y की रेंज में जहाँ जहाँ पैराबोला आ रहा है ना। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, है ना। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू y की क्या हुई, 1 से नीचे हम कोई ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पैराबोला है नहीं, और 1 से ज़्यादा लेंगे तो वो मिनिमम नहीं रहेगी, है ना। 1 से ही क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो y मिनिमम हो गया आपका 1, ये y मिनिमम इज इक्वल टू 1। बात समझे। अगर यहीं पे कोई पूछ ले कि y मैक्सिमम क्या होगा तो आप क्या बताओगे, y की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा रही है ना, तो y मैक्सिमम क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट, है ना। ये क्वेश्चन जो आपका है y मिनिमम या y मैक्सिमम निकालना, मतलब इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना या मिनिमम वैल्यू निकालना, है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल में जो जेई मेंस होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आना फिक्स है। किसी भी साल का आपको क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा और उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। और जितना अभी आपने ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ बनाना और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, एनटीएससी में तो 2-3 क्वेश्चन इस बेस पे मिल ही जाएंगे, और मेंस में तो फिक्स है कुछ भी हो जाए जब आप 12th के बाद आईआईटी मेंस का पेपर दोगे, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से ग्राफ समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो उसका ग्राफ और ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आता है हर एक कॉम्पिटिशन में और हमेशा आता है, ठीक है। तो ये आप ग्राफ बना लोगे, ग्राफ में अगर कोई पूछे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू वो भी आप निकाल लोगे। यहाँ से अगर कोई एक्स की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोले तो वो तो दोनों तरफ इनफाइनाइट होगी, है ना। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक एक्स की वैल्यू हो रही है, ठीक। तो ग्राफ जब आपके सामने होगा तो किसी भी चीज़ की आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो आराम से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहाँ पे देखो, ये आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है। एग्जाम में क्या होगा, ग्राफ बना नहीं हुआ होगा, ग्राफ का क्या दिया होगा, इक्वेशन। आपको ग्राफ बनाना होगा। हमने यहाँ पे सीधे ग्राफ बना दिया है इक्वेशन, क्योंकि आप सीख चुके हो इससे पहले कि ग्राफ कैसे बनता है, इसलिए सीधे सीधे आपका ग्राफ बना हुआ है। और ग्राफ से रिलेटेड उसके बाद देखो कितने क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन हैं। ये 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कुछ ना कुछ तो हमेशा पूछ ही लिया जाता है एनटीएससी या आरएमओ, पीआरएमओ, कुछ भी जितने इस टाइप के एग्जाम हैं आपके, ओलंपिया वगैरह, है ना। इसमें देखो ग्राफ आपका जो बना हुआ है, सबसे पहले पूछ रहा है कि वर्टेक्स क्या है। तो अभी अभी हम बता रहे थे वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट है ना, वी आपका जो होता है उसी को तो वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें वर्टेक्स क्या होगा, तो बेटा क्या होगा, बेटा ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, नहीं बेटा, सबसे पहले आप क्या चलते हो, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आपको कितना चलना पड़ रहा है, 1, और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है, -4। क्योंकि बच्चे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ। तो यहीं पे देखो ये वर्टेक्स है ना, तो एक्स एक्सिस पे हम 1 चले, वाई एक्सिस पे हम क्या चले, -4 चले। तो 1 और -4 ये क्या हो गया आपका वर्टेक्स, 1 और -4। इसको आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो अगर आपका इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। दूसरा देखो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जो आपका वर्टेक्स होता है उस पॉइंट से आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, और वो लाइन क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो ये वाली लाइन देखो आप,
ये क्या है, वर्टेक्स से जा रही है, और इस लाइन के दोनों तरफ सेम सिमिलर पैराबोला है। मतलब क्या कि पैराबोला जो आपका है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक है ना। अगर यहाँ पे हम कोई लाइन बनाए तो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ दूसरे टाइप का होगा, इस तरफ दूसरा देखने में होगा। अगर हम लोग वर्टेक्स से बनाए तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम एक जैसा है पैराबोला, तो इसलिए इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखें, क्या लिखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस पे है, 1 डिस्टेंस पे, तो x इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन की इक्वेशन। एक और इसमें क्या है, y इंटरसेप्ट पूछ रहा है। इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर y इंटरसेप्ट पूछा है इसका मतलब y एक्सिस पे कट करने वाला इंटरसेप्ट है ना। y इंटरसेप्ट देखो क्या है आपका, ये वाला क्या है, y एक्सिस है, इस पे कौन सा इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये देखो, ये इतना, यही तो है। ऊपर तो कहीं कट नहीं करेगा क्योंकि ये क्या होगा, ओपन होता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। यही एक है जो आपका y इंटरसेप्ट है, कितना है, -3। तो y इंटरसेप्ट आपका हो गया -3। ठीक है, 0 के नीचे है ना, माइनस में लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, देखो ये 0 से आपका एक तो ये वाला इंटरसेप्ट है और एक इधर भी है ये वाला, ये दो हैं x इंटरसेप्ट है ना। तो आप दोनों लिखो, 0 से लेकर ये कहाँ तक है, 3 तक, तो एक आपका x इंटरसेप्ट हो गया 3, दूसरा आपका ये 0 से लेकर कहाँ तक है, -1 तक है, तो ये हो गया -1। ये हो गए x एक्सिस पे दो इंटरसेप्ट। वो ग्राफ पे डिपेंड करता है कि कब y इंटरसेप्ट 2 होंगे या कब x इंटरसेप्ट 2 होंगे, कब कितने होंगे, वो आप ग्राफ बना के देख सकते हो है ना। 0 से इसमें 2 कट कर रहे हैं, अगर पूरा ग्राफ इस साइड में होता तो क्या होता है ना, तब भी 0 से एक डिस्टेंस लेते, फिर 0 से दूसरी डिस्टेंस लेते है ना। तो वो ग्राफ से आप देख सकते हो, मतलब x एक्सिस पे कट करने वाले दो पार्ट जो भी हैं, अगर एक ही पार्ट कट कर रहा है कोई बात नहीं। दूसरा देखो क्या है, डोमेन। डोमेन से पहले देखो रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज अगर आपको याद रखना है कि रेंज क्या होती है, तो रेंज R से स्टार्ट हो रहा है और राइज का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ है ना, वो भी R से स्टार्ट हो रहा है। तो उस R और R से आप याद कर सकते हो। बस याद करने की एक ट्रिक है कि रेंज मतलब राइज ऊपर की तरफ वाला, और ऊपर की तरफ क्या होता है, y एक्सिस है ना। तो रेंज का मतलब y एक्सिस पे जो भी आपकी सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है। तो इस ग्राफ के हिसाब से y एक्सिस रेंज क्या होगी, इस ग्राफ को देखो बेटा, नहीं -4 से नीचे रेंज थोड़ी ना होगी, क्योंकि -4 से नीचे ग्राफ कहाँ है, -4 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक है ना। तो y एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, कहाँ कहाँ ग्राफ मिल रहा है, -4 से लेकर इनफाइनाइट तक है ना। तो -4 से लेकर इनफाइनाइट तक ये पूरी क्या हो गई आपकी रेंज है ना। तो क्या आप लिख सकते हो, y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल -4, ये लिख सकते हो है ना। इसमें ये पूरी आ गई कि नहीं आ गई, -4 से बड़ी और -4 भी इंक्लूड है, ये पूरी आपकी हो गई रेंज। तो अगर आपका रेंज पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल -4। उसके बाद क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। ये तो अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन किया, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मतलब y की मिनिमम वैल्यू निकालना या y की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आप देखो मिनिमम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगी, y मिनिमम क्या है, y मिनिमम आपका -4 है कि नहीं, इससे नीचे तो जाएगा नहीं है ना। तो y मिनिमम हो गया आपका -4 और मैक्सिमम क्या, y मैक्सिमम देखो, y मैक्सिमम आपका जाएगा ऊपर तक, ये जाता जाएगा और इनफाइनाइट, इसका मतलब प्लस इनफाइनाइट लिख लो। ठीक है, ये हो गया। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे थे। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा, या हो सकता है इस तरीके से ग्राफ ही दे दे और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, फिक्स है, कोई ना कोई इसमें का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा हाँ, डोमेन बच गया। डोमेन क्या होता है, जब रेंज हो गया मतलब y की वैल्यू, तो बचा हुआ डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू। इसमें देखो x की वैल्यू क्या है, 0 से इधर कहीं भी आप आ जाओ, x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी है ना, क्योंकि आप यहाँ खड़े हो तो x की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे है। आप यहाँ 4 पे आ जाओगे तब भी देखो ग्राफ मिल रहा है, ऊपर जाने से 4 के आगे बढ़ोगे तब भी ग्राफ मिलेगा जैसे जैसे, क्योंकि ये भी ओपन होता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा।
तो 0 से कितना भी आप प्लस की तरफ चले जाओ एक्स एक्सिस पे, तब भी ये ग्राफ आपको मिलेगा, और 0 की तरफ पीछे की तरफ आप 0 से आ जाओ, कितना भी आ जाओ, तब भी आपका ये ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब इस वाले में आपका डोमेन क्या हो गया, मतलब x की वैल्यू, x की रेंज वो क्या हो गई, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये हो गई आपकी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, है ना। या कह लो इसको रियल नंबर, वो भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ये x बिलोंग आर रियल नंबर, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक नंबर क्या बोले जाते हैं, रियल नंबर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में दिया है तो इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, दोनों में से जो भी आपका दे रखा है वो आंसर हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपका ग्राफ से रिलेटेड हो गया। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, आप ग्राफ आराम से बना लोगे। सबसे पहले आप ए देखोगे, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, अगर ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड, और वर्टेक्स निकालोगे और तुरंत आप ग्राफ बना दोगे। जब ग्राफ बना दोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप ग्राफ के थ्रू दे सकते हो देख के, ठीक है। तो ये आप बेसिक कोई भी अब होगा तो जितने आपके लेवल के क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दे रखा होगा, आप आराम से ग्राफ भी बना सकते हो और ये क्वेश्चन भी दे सकते हो, और भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके लेवल तक का इतना ही है, ठीक है। अब देखो ग्राफ आपका ख़त्म हो चुका है, आपके हिसाब से जितना आपको चाहिए था सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफ के बाद लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ पढ़ लिया है, आखिरी में अब ये बचता है कि इतना सारा कुछ ये सब पढ़ने का फ़ायदा क्या है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। एप्लीकेशन उसको भी थोड़ा सा देख लो कहाँ कहाँ, वैसे आपने देखे होंगे ज़रूर कहीं ना कहीं, है ना। चलो देखो, ये इस तरीके से आपने देखा है फाउंटेन, है ना। ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है कि नहीं, डाउनवर्ड, है ना। देखो ये देखो सब डाउनवर्ड पैराबोला बन रहे हैं। तो एक तो ये बनाने के लिए पैराबोला का एप्लीकेशन ये यहाँ पे हो सकता है, होता है, ठीक है, जो भी बनते हैं। और कहाँ आप देख सकते हो, ये वाला आपने देखा ही होगा, है ना। यहाँ पे भी देखो क्या है इसका, ये पैराबोला की तरीके से है कि नहीं है, ये सब बनाने में यूज़ होता है, जो आपने ग्राफ और ये सारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। और देखो ये देखो यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरीके से पैराबोला के बहुत सारे यूज़ हैं। आप कभी मूवी वगैरह देखने गए होंगे तो उसकी जो स्लैब होती है कभी कभी इस टाइप की होती है, या फिर आप किसी पुरानी बिल्डिंग में गए होंगे, लाल किला या इस टाइप से, तो डोर के ऊपर का ये जो बना होता है हिस्सा, ये भी इस टाइप का होता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ आपका इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है, वो सारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही होता है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली इंजीनियरिंग लगती है। ये सारे एप्लीकेशन है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैराबोला चैप्टर जो आपका बेसिक था 9th 10th और 11th लेवल का, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। उसके रूट्स और रूट्स का क्या नेचर होगा, कैसे ग्राफ बनाओगे, कहाँ एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ जितना 3 क्लास में पॉसिबल था वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर हम लोग आगे रेगुलर क्लास में मिलते हैं तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो अभी बच गई हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लगभग 10 लेक्चर चाहिए। इसी तरीके से जैसे आपके 3 लेक्चर हुए हैं तब पूरा अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है 12th लेवल तक का, कंपटीशन लेवल तक का। बाकी 9th 10th में तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग आगे देखेंगे। फ़िलहाल आपकी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आप इतना सारा कुछ सीख चुके हो, ओके, ठीक है। और बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या पूरे चैप्टर से? अब सारा कुछ अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, ओके बच्चे, ठीक। तो आपकी क्लास ख़त्म होती है यहाँ पे।